हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग खान सर की एनसीईआरटी बेस्ड जो है सारे सब्जेक्ट जो हैं उसकी सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो है इतिहास में हम लोगों ने पहले सारे ही क्वेश्चन ज़्यादा इतिहास से जो है आधुनिक भारत से आते हैं, तो हम मैंने सोचा कि पहले मैं आधुनिक भारत का इतिहास कर दूंगी। जैसा कि हम लोग बीपीएससी को लेके चल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 को लेके चल रहे हैं, तो बीपीएससी में जो बीपीएससी करवाती है वन वन से जो पीजीटी लेवल का, तो उसमें एक जो कॉमन पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के सिलेबस में भारत का आधुनिक भारत से ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है जो आया हुआ है, तो हम लोग पहले आधुनिक भारत में ही करेंगे। उससे भी क्वेश्चन आए हुए थे और मैं साथ साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी लेके चल रही हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में तो हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक वीडियो डाली है, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो फिर समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें हमने पीछे जो है, एक सेकेंड, सो गाइस थोड़ी वीडियो जो है धुंधली आ रही थी तो मैंने कैमरा को पोंछा हुआ है। तो फिर जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था पीछे, जो ने पहला जो वीडियो था, और दूसरा इसमें हम जो है भारत अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसे भी बहुत ही क्वेश्चन भर भर के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अपने उद्योगों के लिए सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना। ये ब्रिटिश जो थे इतने चालाक थे कि भारत के ही कच्चे माल को ले जाके जो है उससे सामानों का उत्पाद करके भारत के ही बाजार में ऊंची कीमतों पे ये लोग बेच देते थे। वाह। और भारत का जो था, भाई मशीनें नहीं थी भारत के पास, जो हाथ से लघु उद्योग चाहे जो भी था हाथ से ही बना हुआ था, तो जो वो मशीनों से बन के आते थे प्रोडक्ट्स, उनके सामने भारतीय सामान जो थे टिक नहीं पाते थे। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश मुख्यतः 3 चरणों में गुजरा था। ये 3 चरण कौन से थे? वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813, औद्योगिक मुक्त व्यापार 1813 से 1858, वित्तीय पूंजीवाद 1807 के बाद। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा को की शुरुआत भू राजस्व वसूलने के लिए की गई। यह व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। इजारेदारी प्रथा में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार मिलता था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया था। 10 साल, उसको 10 साल हम लोग भी बोलते हैं। 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया था। 10 साल बंदोबस्त जो लागू किया गया था, जिसे कालांतर में किस व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्र का कितना भूभाग शामिल था? तो 19% भाग था। आप कहेंगे तो मैं इसको एक जगह सारे को इकट्ठे करके कहाँ कहाँ क्या था मैं आपको दे दूंगी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू होता है। तो ये आता है कि स्थायी बंदोबस्त में जैसे स्थायी बंदोबस्त हुआ, चाहे रैयतवाड़ी हुआ, चाहे महालवाड़ी हुआ, इन सब का परसेंटेज आता है कि कितने कितने प्रतिशत पे हुआ था और कहाँ कहाँ लागू हुआ था, और इसको लागू किसने किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये 19% है, आप लोग याद रखिएगा, ये स्थायी बंदोबस्त का 19% है। ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामी जमींदार भू राजस्व वसूली का कितना हिस्सा अपने पास रखता था? 10वां अथवा 11वां भाग। ठीक है। तो जिसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मीन्स किसान होता है।
अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आप लोग कहेंगी बहुत ये ट्रिकी बताती हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई करो तो ये होता है। तो आप लोग ये जो है रैयतवाड़ी जो है, इसको आप लोग रैयत और रीड याद कर लीजिए। रैयत फॉर रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों साथ ही आते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में 92 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो बराहमल सॉरी बरामहल, तमिलनाडु। तो 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी की स्थापना बारामहल, तमिलनाडु में हुई थी। ब्रिटिश भारत के कुल कितने भूभाग क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी? तो 51% हिस्से पे। तो 19% उसमें था। स्थायी बंदोबस्त में रैयतवाड़ी में 91% था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक को ही भूस्वामी माना जाता था। हम कहें ना कि कृषक को ही भूस्वामी माना जाता है, यानी रैयत मीन्स किसान होता है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसे भूमि की कुल उपज का कितना प्रतिशत लगान कंपनी को देना होता था? 33 से 35% के बीच। 1836 ईस्वी के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा सुधार किए गए थे? बिंगेर और गोल्डस्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगु मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस द्वारा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों का अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम, महालवाड़ी में, तो महाल में पूरा ग्राम होता है। तो आप लोग ये जो था स्थायी रैयत में किसान हो जाएगा, और महाल में जो है आपका पूरा गांव ही होता था। तो महाल समूचे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत पर लागू थी? 30%। इस व्यवस्था में दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। धन बहिर्गमन क्या होता है? धन निकासी सिद्धांत के तहत आर्थिक निकासी उस समय होती है जब किसी देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन की परिणाम स्वरूप सोने व चांदी का बहिर्गमन होता है। समझ रहे हैं? इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1867 में ईस्वी में लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी द्वारा उठाया गया था। तो आता है कि ड्रेन थ्योरी जो आता है, या धन निकासन सिद्धांत आता है, किसने शुरू किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने कहा कि भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में ब्रिटेन इस देश की संपदा को छीन रहा है। भारत का में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला गया तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है। वैसे भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर अपने को समृद्धि बनाने की ब्रिटिश नीति के परिप्रेक्ष्य में दादा भाई नौरोजी ने, एम.जी. रनाडे तथा महादेव गोविंद रनाडे ने भारत में धन बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने इस धन बहिर्गमन के सभी बुराइयों की बुराई, एविल ऑफ ऑल एविल्स कहा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से इसे स्वीकृत करते हुए कहा कि वर्षों से निरंतर देश में हो रहे संपत्ति की निकासी के देश के अकालों के लिए और देशवासियों के लिए गरीबी के लिए जिम्मेदार है। सूर्यास्त कानून क्या होता है? बहुत ही जुल्म हुए हैं किसानों पे। सूर्यास्त कानून से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने जुल्म हुए हैं। सूर्यास्त कॉर्नवालिस ने 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ बनाया। इसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी जागीरदारी नीलाम हो जाती थी। इसके बाद 1799 और 1812 ईस्वी में रेगुलेशन के आधार पर किसानों को पूरी तरह जमींदारी के नियंत्रण में कर
कर दिया गया। इसके तहत यह प्रावधान दिया गया कि यह एक निश्चित तिथि को किसान ज़मींदारी को भू राजस्व की रकम अदा नहीं करते तो ज़मींदार उनकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। इसका परिणाम हुआ कि भू राजस्व की रकम अधिकतम रूप से निर्धारित की गई तथा इसके लिए 1790 से 91 वर्ष में के आधार बनाया गया। निष्क 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 निष्कर्षतः 1765 से 93 के बीच कंपनी ने बंगाल में भू राजस्व की दर में दुगनी वृद्धि कर दी। महलवाड़ी व्यवस्था के निर्धारित में किस सिद्धांत का प्रभाव माना जाता है? सिद्धांत का प्रभाव माना है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स में रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत होता है, अगर पढ़े होंगे तो। ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले अकालों का प्रमुख कारण क्या था? वाणिज्यिक फसलों को की अधिक पैदावार से खदानों की कमी। ब्रिटिश भारत में कौन सा समय औद्योगिकरण अथवा विऔद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है? तो 1800 से 1850 के मध्य। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर यह किसने कहा कि इस दुर्दशा का व्यापार इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों को हड्डियों तथा भारत में मैदान में बिखरी पड़ी हैं। क्या कह रहा है ये? जो गवर्नर जनरल वाइटिंग ने कहा था। देखिए, परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन पर यह किसने कहा कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं। यह इतनी दुर्दशा व्यापार के इतिहास में कभी नहीं, इसका कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। इतना उन लोग को शोषित किया गया कि बिखरी पड़ी हैं हड्डियां। वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड में भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया और फिर जो भारत में सूती माल की मांग थी उस सूती माल की बाढ़ ला दी। यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ये भी आता है कि किसने कहा था। तो 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद के युग में भारत में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। पूंजी के निवेश के प्रमुख क्षेत्र थे सरकार को ऋण, रेल निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, चाय, कॉफी, रबड़ बाग, कोयला खाने, जूट मिलें, जहाज रानी, बैंकिंग आदि। इस समय सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में। ब्रिटिश पूंजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई पूंजीपति जितनी पूंजी लगाता था उस पर सरकार के कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी मिलती थी? 5%। भारत की प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बम्बई से ठाणे 1853 में। भारत के विकास में ये लोग जो है रेलवे लाइन बिछा थोड़ी रहे थे, ये लोग अपने ही सुविधा के लिए कि व्यापार में सुविधा होगी, सामान को लाने ले जाने में सुविधा होगी। फिर भी अंततः देखा जाए तो ये जो रेलवे लाइन का विकास है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। कुछ अंग्रेजों द्वारा किए गए कृत्य जो हैं उनकी मंशा जो अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं वो अच्छे साबित हुए हैं भारत के लिए। दूसरे परिप्रेक्ष्य में तो बम्बई से ठाणे 1853 ये भी आते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत में बिछाई गई रेल लाइन को क्या कहा था? आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। भाई अग्रदूत होएगा ही ना, क्योंकि रेल लाइन जब भी गई तो बहुत सारी चीज़ों का सामान, जैसे रास्ते बहुत सारी चीज़ों के खुल गए। फिर भारतीय उद्योग में वह पहला उद्योग जिसमें भारतीय द्वारा पूंजी लगाई गई थी तो सूती वस्त्र उद्योग में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में बम्बई में कावसजी रानाभाई डावर के प्रयासों से लगाई गई थी। प्रथम जूट की मिल भारत में कब और कहाँ लगाई गई थी? 1855 में रिसरा में बंगाल में। मैंने देखा है बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है, यही क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि पहला जो है वो सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ था। 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जमशेदपुर, इसलिए कहते हैं जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर में की गई थी। फिर ब्रिटिश भारत में नई कृषि तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण खदानों में भारी कमी होने लगी। इस कमी के कारण किस वर्ष उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा? 1866 से 67। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग
में ने भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की थी? तो 1916 में सर थॉमसन हालैंड के नेतृत्व में। में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, 29 रुपये था शायद। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन मैं पेपर देती हूँ, पेपर देखती हूँ, नहीं देती हूँ तो उसका एनालिसिस करती हूँ। बीपीएससी के मैंने सारे पेपर जो है बीपीएससी TR 3 जो है उसके लिए तो आप लोग ये कर सकते हैं कि बीपीएससी जो है बिहार पीसीएस के लिए जो है क्वेश्चन जो घटना चक्र की आती है तो उसको आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे बाहर थोड़ी जाएगा। तो उसमें ये मैंने जब किए तो ये सब सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, क्योंकि बिहार पीसीएस भी जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लेता है। तो जब ये एनसीईआरटी का निचोड़ ही है, सार संग्रह ही है, तो इससे सारे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1870, सॉरी ये 1867 था। आदि लेखों द्वारा धान के बहिर्गमन सॉरी धन धान लिखा हुआ है, धन के बहिर्गमन की व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। पर प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये आता है तो दादा भाई नौरोजी। 1867 में द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1870, आदि लेखों द्वारा धन बहिर्गमन की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त की किस पुस्तक को भारतीय आर्थिक इतिहास का पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को माना जाता है। फिर है किस अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेश के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने। औपनिवेशिक काल के दौरान वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो कृषि। ये देखते हैं ब्रिटिश काल में अकाल। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1947 ईस्वी में भारत में स्वाधीनता मिलने के समय के बीच 190 वर्ष की छोटी अवधि के दौरान देश में बड़े बड़े 9 अकाल पड़े। बताइए। 1769 से 70 अकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। 1837 से 38 समस्त उत्तरी भारत अकालग्रस्त हुआ, जिसमें 8 लाख लोग की मौत के शिकार हुए। 1861 फिर भारी अकाल पड़ा, जिसमें उत्तर भारत असंख्य लोगों की मौत हुई। 1800 जिनकी संख्या नहीं है भाई। 1866 से 67 उड़ीसा में अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोगों की जानें गई। कहते हैं कि 10 लाख तो जो अखबारी आंकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मेन आंकड़े होते हैं वो अलग होते हैं। अखबारी आंकड़े अखबारी ही आंकड़े होते हैं। 1868 से 69 राजपूताना और बुंदेलखंड अकाल के शिकार हुए, जिसमें से मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख थी। 1873 से 74 बंगाल, बिहार में फिर अकाल पड़ा, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए। 1876 से 78 समस्त भारत में अकाल पड़ा, जिसमें फलस्वरूप अकेले ब्रिटिश भारत में 50 लाख लोग मारे गए। बाप रे। 1896 से 1900 दक्षिण मध्य और उत्तरी भारत के अकाल पड़ा, जिसमें 7 लाख व्यक्ति मारे गए। 1943 बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 15 लाख व्यक्ति मारे गए। अंतिम भयंकर अकाल बंगाल में 1945 में आया, जो कि मानव निर्मित था। सर रिचर्ड स्ट्रेची जो आते हैं ना, इनका अकाल आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। की अध्यक्षता में नियुक्त अकाल आयोग द्वारा 1880 ईस्वी में अकाल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तो ये आता है कि सर अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रिचर्ड स्ट्रेची जो अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 1857 का विद्रोह जो है, हम लोग इसको देखेंगे। ये भी हम लोग
सिर्फ एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे। 19-20 मिनट की वीडियो होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ें और सिलेक्शन लें और माँ बाप के सर को जो है गर्व से ऊंचा करें। माँ बाप को भी गौरवान्वित होने का मौका दें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, माता पिता, वो अपनी इच्छाओं को मार के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी इच्छा नहीं तो हम लोग उनके लिए बस यही कर सकते हैं कि समय पे जॉब करके, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना समय पे ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखें और पढ़ाई करें माता पिता के नाम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।